वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बीजेपी का वो कांटा है जिसे निकालने की कोशिश वो पिछले 1.5 दशक से कर रही है, लेकिन लगातार नाकामयाब रहती है। और आज स्थिति ये आ गई है कि नीतीश कुमार की नाराजगी प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के जा सकती है और बीजेपी उनके मान मनोबल के लिए और उनको अपने पाले में दोबारा खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वही बीजेपी है जो पिछले 1.5 दशक से कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से निपटा दिया जाए और उनके वोट बैंक पर खुद का कब्जा कर लिया जाए। इस सेशन में हम समझेंगे कि बीजेपी ने पिछले 2 दशक में कौन सी रणनीतियां अपनाई हैं और लगातार नाकामयाब हुई है नीतीश कुमार के कारण और बुरी तरीके से एक्सपोज होकर बिहार से बाहर आई है। नीतीश कुमार लगातार पाला बदलते हैं, ये बात सर्वज्ञात है, लेकिन बीजेपी के कारण बदलते हैं, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें समझना होगा 2024 के जनरल इलेक्शंस को। जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी मेजॉरिटी मार्क से 30-32 संख्या से दूर रह गई है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार के सांसद मिलकर फुल मेजॉरिटी तक पहुंचाते हैं और बाकी घटक दलों के साथ 293 पर एनडीए पीसफुली बैठ जाता है। लेकिन जब बिहार के इलेक्शंस आते हैं तो बिहार के इलेक्शंस में नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और एक अंदेशा लगता है कि कहीं ये 12 सांसद अगर नरेंद्र मोदी के पाले से खिसक गए तो उनकी पार्टी का क्या हाल होगा। लेकिन पीछे पर्दे के पीछे एक और प्लॉट तैयार किया जा रहा था, जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, शिवसेना को तोड़ा गया। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आई कि उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा करके पार्टी पर कब्जा करके नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से इररिलेवेंट कर दिया जाएगा और उन्हें किसी दूसरे चेहरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा जो बीजेपी के लिए वो काम करेगा जो आज तक नीतीश कुमार करते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको आसानी से यूटिलाइज कर लिया जाए और फिर यूज एंड थ्रो करके डस्टबिन में फेंक दिया जाए। नीतीश कुमार के लिए जो खेल बीजेपी ने 2020 में खेला था, 243 सीटों पर चिराग पासवान को लड़ा करके, इस बार वही खेल शायद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी के खिलाफ खेल दिया है, जो उनके अपर कास्ट वोट को काटने का काम करेगा और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं और बिहार में आप जाति की राजनीति को खारिज नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी को जो दोहरा तेहरा डेंट इस बार पड़ने वाला है, उससे उन्हें यह सबक मिलेगा कि किसी बिहारी से और खासकर नीतीश कुमार से बिल्कुल ना उलझे। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को पटकनी देते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार इलेक्शंस की शुरुआत से। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग बिहार में होनी थी, जो कि हो चुकी है। बीजेपी की एक कोशिश ये रहती है कि लगातार अपर कास्ट वोट्स को हथियाया जाए। कहा जाता है कि बीजेपी ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार और जो बाकी अपर कास्ट बच गए उनकी पार्टी है, लेकिन बिहार में इनकी संख्या इतनी नहीं है जो बीजेपी को ठीक ठाक सीटें दिला पाए। उनको हमेशा जरूरत रहती है ऐसे वोट बैंक की जो उन्हें मेजॉरिटी मार्क तक लेकर के जा सके और गठबंधन की सरकार बन सके। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्या काम करते थे, जो ये कॉम्बिनेशन है बिहार के वोटर्स का, जिसमें जनरल 15% है, बीसी 27% है, ईबीसी जिससे नीतीश कुमार आते हैं वो 35% है, एससी 19% है और एसटी 1% है। इस वोट कॉम्बिनेशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहां बीजेपी 70% से 80% वोट लेकर के जाती है, जो कि 15% होता है। और अगर इसमें चूंकि जो बीसी वोटर्स हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ ज्यादा जाते हैं, तो वहां डेंट नहीं कर पा रही है लालू को भी पिछले कई सालों से। लेकिन ये जो 35% है, इसके साथ ही 15% मिलकर लगातार सरकार बनाते हैं और बीजेपी कोशिश करती है कि नीतीश कुमार को हटा करके कोई और सीएम पद पे बैठा दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देते। अभी भी अगर आप बिहार में विधानसभा की स्थिति देखोगे तो वहां पर एनडीए 138 सीटों पर है, जिसमें से बीजेपी 84 है और जेडीयू 48 है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे अलायंस पार्टनर्स नहीं है जो उसे सीएम पद की कुर्सी दिलवा सके। उसका एक बड़ा कारण बिहार की ये ईबीसी वोटर्स भी हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ बने रहते हैं। और नीतीश कुमार ऐसी ही सोशल इंजीनियरिंग करके कभी किसी ग्रुप को ईबीसी से बाहर निकाल देते हैं, कभी अंदर ला देते हैं और अपने लिए महिलाओं को इसमें साथ जोड़ करके एक ऐसा वोट का आधार तैयार कर लिया जो उन्हें बिहार की राजनीति में इररिप्लेसेबल बना देता है। क्योंकि ओबीसी लालू यादव के साथ है, अपर कास्ट जो वो बीजेपी के साथ है और कांग्रेस के साथ एससी और ओबीसी का एक तबका मिलकर के उनका वोट बैंक बनाता है। लेकिन ईबीसी जो है वो लगातार नीतीश कुमार के साथ है और ये जो सूची है बिहार की ईबीसी की लगातार बदलती रहती है। 2015 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और जब एनडीए की सरकार 2014 में केंद्र में बन गई थी, तो 2015 के इलेक्शंस में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिल गए थे और उन्होंने बीजेपी को बुरी तरीके से पटकनी दी थी। उसके बाद बीजेपी ये समझ गई थी कि नीतीश कुमार रिलायबल पार्टनर नहीं है और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए अपने साथ जो ईबीसी वोटर्स को उनके साथ जोड़ सके और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सके। उस पार्टनर को इतना कमजोर करके 2015 के इलेक्शन में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और लालू यादव के साथ मिले, तो बीजेपी को लगा कि 2020 के इलेक्शंस के लिए और आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए अगर उन्हें ईबीसी वोटर्स को कब्जाना है तो कोई नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उनके बेटे चिराग पासवान को उनकी पार्टी की सत्ता मिली और इसी सत्ता के चलते बीजेपी को एक अच्छा मौका मिला कि रामविलास के बेटे का प्रयोग कर लिया जाए। 2020 के इलेक्शंस में बीजेपी ने एक दांव खेला
और चिराग पासवान को, जो रामविलास पासवान की पार्टी के उत्तराधिकारी बने, उनको नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया गया और 243 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया। इससे असर यह हुआ कि ईबीसी से आने वाले चिराग पासवान और उनके पिताजी भी, एक लेगेसी रही है चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की, जो ईबीसी वोटर्स को अपने पाले में रखते थे। लेकिन चिराग को इसलिए खड़ा किया गया कि वो ईबीसी वोटर्स का एक बहुत बड़ा चंक नीतीश कुमार की पार्टी से खींच लेंगे, नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, और अपर कास्ट वोट अगर कंसोलिडेट हो गया तो जहां जहां बीजेपी की सीटें हैं वहां उन्हें अपर कास्ट वोट प्लस ईबीसी वोट नीतीश कुमार के कारण मिलेगा, वो जीत जाएगी। और नीतीश कुमार चूंकि टोटली ईबीसी वोटर पर डिपेंडेंट है तो उनकी सीटें कम होंगी। जब रिजल्ट आया तो यही स्थिति हमें देखने को मिली। अलायंस पार्टनर्स में 2020 में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी और 110 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि एनडीए में नीतीश कुमार केवल 48 सीटों पर ही अपनी पार्टी को जिता पाए और बीजेपी 80 प्लस सीटें अपने खाते में ले गई। लेकिन समस्या फिर वही रही, चिराग पासवान भले ही ज्यादा सीटें न जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। यह नीतीश कुमार का दमखम था जो अपने बूते सीएम बने और बीजेपी से अच्छी मोलभाव करके सीएम की कुर्सी अपने लिए ले ली। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी रुकी नहीं। जब 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को सांसदों की आवश्यकता पड़ी तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार होने के बावजूद एनडीए का साथ दिया और नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई। उसके बाद जैसा महाराष्ट्र में हुआ था वैसा ही खेल बिहार में करने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों को अपने पाले में कर लिया जाए, 2025 के इलेक्शंस में नीतीश कुमार को सीएम ना बनाया जाए, उनका पार्टी पर होल्ड नहीं रहेगा तो अपने पाले के किसी व्यक्ति को बिहार में जेडीयू की सत्ता दे करके हर बार ईबीसी वोटर्स से जेडीयू के पाले में वोट डलवा करके केंद्र में कम से कम 20 सीटें एनडीए को मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि किसी अपर कास्ट चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए और ईबीसी वोटर्स को बस वोट डालने के लिए अपने पाले में रखा जाए। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है तब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने खेल में एक बहुत भारी गलती कर दी कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। और जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया तो एनडीए को भी लगा, जेडीयू को भी लगा कि अब खेल बिगड़ चुका है। नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। वो ना प्रधानमंत्री की किसी रैली में जाते, ना प्रधानमंत्री के साथ दिखते और ना उनके प्रचार प्रसार में कहीं शामिल हुए, जिससे ईबीसी वोटर्स में एक संदेश गया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। तो जो वोट ट्रांसफर बीजेपी के पाले में होना था एनडीए की वजह से, वो नहीं हो पाया और एक नारा चला, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। ईबीसी वोटर्स लालू यादव के पाले में खड़े हो गए और ये वोट ट्रांसफर ना होने की वजह से नीतीश कुमार अपनी सीटें हो सकता है बिहार इलेक्शन में बचा ले, लेकिन बीजेपी अपनी सीटें नहीं बचा पाएगी और सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो या तो बीजेपी के समर्थन से या लालू प्रसाद के समर्थन से या जैसे भी करें, नीतीश कुमार एक बहुत सधे हुए राजनेता हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा जरूर पालेंगे। लेकिन 14 नवंबर के बाद केंद्र की सत्ता को अपनी कुर्सी की चिंता जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जितने क्लोज नीतीश कुमार के हैं उतने शायद नरेंद्र मोदी के भी नहीं। आंध्र प्रदेश के सीएम के बेटे लोकेश मिलने आए नीतीश कुमार से, उन्होंने बातचीत की। तो जब आंध्र प्रदेश से नीतीश कुमार के लिए पटना आ सकते हैं एनडीए के एलआई पार्टनर के बेटे, तो नीतीश कुमार भी सीएम बनने के बाद आंध्र प्रदेश जा सकते हैं चंद्रबाबू नायडू से मिलने। और ये जो कुर्सी को खतरा है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सत्य भी सिद्ध हो सकता है। तो इसके बाद क्या चाल चलता है, नीतीश कुमार का खेमा, जेडीयू का खेमा, एनडीए की तरफ से बीजेपी का खेमा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार के खेल में बुरी तरीके से बीजेपी फंसी, बुरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हुई और स्वघोषित चाणक्य बिहार में जाकर हर बार मात खा करके आई, ये बात इतिहास में दर्ज हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।